Hello and welcome to Income Tax Gurukul. Section 37 that is the residuary section we were discussing yesterday और आज हम उसके आगे एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 37 की कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करें। उससे पहले कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, उससे हमें इजी हो जाएगा कि कौन सा एक्सपेंस को अलाउ किया जा सकता है और कौन सा एक्सपेंस को अलाउ नहीं किया जा सकता। आपको पता है 37 तो एक्सपेंसेस को अलाउ करने के लिए बना है, बट उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन हमने कल वाले वीडियो में देख ली थी। ठीक है, अभी हम कंसेप्ट समझते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के। देखो, जो बिजनेस वर्ल्ड होता है उसमें कुछ इंडिविजुअल बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एक कंपनी के सक्सेस के लिए। तो ये जो इंडिविजुअल हैं उस कंपनी के की एम्प्लॉय माने जाते हैं। और अगर इन इंडिविजुअल की लॉस हो जाती है, लॉस इन द सेंस कि वो कंपनी छोड़ के चले गया, डेथ हो गई या कुछ रीजन की वजह से उनका लॉस हो गया, तो वो कंपनी की जो सक्सेस है और जो कंपनी के ऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और इस फाइनेंशियल रिस्क को, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल के लॉस होने की वजह से, कि डेथ के होने की वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उसको कम करने के लिए कंपनी ऐसे की एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करा देती है। अगर कल को उनको कुछ हो जाए तो कम से कम इंश्योरेंस के तो पैसे मिले, तो उसका फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाए। तो इस तरह की पॉलिसी जो की एम्प्लॉइज को का इंश्योरेंस कराने के लिए दी जाती है उनको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मानी जाती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ से एक मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया कि बेसिकली कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो खर्चा गया, देखा जाए तो बिजनेस के लिए किया जा रहा है, बिजनेस के लिए ही किया जा रहा है, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पज। ये बात तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका तो डिडक्शन मिलेगा। अब जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एक्सपेंसेस का कैसे किया, सेक्शन 37 क्या बोलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला इस डेट को क्लैरिफाई करते हुए कि जो प्रीमियम पे किया गया है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में उसको हम अलाउ करेंगे एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, यानी कि बिजनेस एक्सपेंडिचर को के लिए आप ले सकते हो, उसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस कैन डिडक्ट द प्रीमियम पेड फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एज ए लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंस व्हाइल कंप्यूटिंग देयर टैक्सेबल इनकम। जब भी उनके टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना है तो वो अपना इसका बेनिफिट, डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस में सिर्फ की एम्प्लॉइज के बारे में बात की गई है। कोर्ट ने उसको डेफिनेशन को और एक्सटेंड कर दिया। उसने कहा कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ की एम्प्लॉइज के लिए नहीं हो सकती, उनके लिए तो हो सकती है, उसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकती है जो बिजनेस से रिलेटेड हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई और बिजनेस के लिए और आदमी जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनर में, उसके लिए भी तो ले सकता है ना, कोई भी एसएससी या कोई भी बिजनेसमैन उसके लिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर, जो केस नंबर मैंने दिया है, उसने एक जजमेंट दिया इस डेट को, और उसमें यह बताया गया कि भाई जो प्रीमियम पेड किया गया है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पार्टनर आर होली और एक्सक्लूसिव फॉर द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड अलाउ। अगर इसमें तो कीमैन इंश्योरेंस की एम्प्लॉइज की बात करें तो, लेकिन यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी डेफिनेशन को और वाइड करते हुए बोल दिया कि अगर कोई भी प्रीमियम पे किया गया है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पार्टनर के लिए, पार्टनर का प्रीमियम इंश्योरेंस करा दिया फर्म में, क्योंकि अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या फर्म के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगी, या फर्म्स का जो ऑपरेशन है वो स्मूथली रन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका की पार्टनर है, वो पार्टनर डेथ हो गया। तो अगर पार्टनर के इंश्योरेंस भी कराया तो वो भी उसका डिडक्शन आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। पहले सिर्फ इंप्लॉइज के लिए था। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने भी क्लैरिफाई किया कि कोई भी फर्म अगर प्रीमियम पे करती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू किसी पार्टनर के लिए, तो अगर फर्म, क्योंकि वो फर्म के बिजनेस को सेफगार्ड करने के लिए ऐसा कहा गया, तो ये एक्सपेंस एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 37। होप करता हूं अभी आपको समझ में आ गया कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा पर्पज क्या है। तो इससे ये बेनिफिट हो गया कि फर्म को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा फॉर सिक्योरिंग देयर बिजनेस इंटरेस्ट इन इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिमाइस ऑफ द पार्टनर। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 37 का एक्सप्लेनेशन 1, यानी 37 का 1 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन बताता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर कोई एसएससी करता है बिजनेस के लिए और वो एक ऑफेंस है और लो उसको
प्रोहिबिट करता है लॉ के, किसी दूसरे लॉ के अंदर, सीआरपीसी, सीपीसी या किसी भी कानून के, देश के दूसरे कानून के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड है, वैसा अलाउ नहीं है, तो उसको एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा जब हम टर्म एंड कंडीशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ लास्ट का जो हमने प्रोविजन पढ़ा था वो भी कुछ ऐसी कंडीशन थी कि भाई कोई भी एक्सपेंडिचर किया गया है वो एसएससी ने किया गया है जो कि ऑफेंस है और प्रोहिबिटेड है, तो उसको लॉ के हिसाब से डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता। अब ये नोट आपने एक प्रैक्टिस देखी होगी जिसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी रही, काफी सर्कुलर्स आए और एक्सप्लेनेशन हुई। अभी जो फाइनली जो इसका है मतलब इन एडमिसिबिलिटी, यानी कि एक्सपेंस को एडमिशन उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन से एक्सपेंस? जब फ्रीबीज प्रोवाइड की जाती है मेडिकल प्रैक्टिशनर को बाय मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री। क्या होता है ना, जो हेल्थ सेक्टर की इंडस्ट्री होती है वो एक डॉक्टर के पास या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके अपनी दवाइयां देती है, कोई भी हेल्थ कंपनी, हेल्थ सेक्टर की कंपनी, कि आप ये कंपनी, आप ये दवाइयां आप बेचो। और उसके साथ साथ फ्रीबीज के फॉर्म में ऐसे भी कर देते हैं कि देखो आप अगर ये हमारी मेडिसिन रिकमेंड करोगे तो हम आपका एक फॉरेन टूर करा देंगे, कि आप फॉरेन में जाओ, आराम से फैमिली के साथ जाओ, ऐश करो, मौज मारो, उसका खर्चा हम बियर कर देंगे। तो जो खर्चा है हेल्थ इंडस्ट्री ने किया, क्या वो अलाउ किया जाएगा? उसके लिए बात हो रही है। अब अलाउ नहीं किया जाएगा तो क्या दिक्कत है उसमें, क्यों नहीं किया जाएगा? तो सीधी सी बात है कि जो सेक्शन 37 है वो अलाउ करता है डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ठीक है। और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले भी वो एक्सपेंडिचर जो 30 से 36 में क्लेम नहीं किए गए, जो 30 से 36 सेक्शन के अंदर ऑलरेडी क्लेम कर लिए गए एक्सपेंडिचर, तो उसको तो दोबारा से 37 में आप नहीं कर सकते। ये तो कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और ये भी होना चाहिए कि जो एक्सपेंस है वो लेड आउट होने चाहिए या खर्च किया जाना चाहिए होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। बट यहाँ पे फ्रीबीज दी है कोई सेक्टर वाले, हेल्थ कंपनी ने, हेल्थ सेक्टर की जो कंपनी है उसने कोई फ्रीबी तो बिजनेस के लिए तो है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी प्रमोट करने के लिए तो कर रही है। लेकिन सेक्शन 37 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो ये बोलता है कि भाई कोई भी ऐसा काम किया गया जो ऑफेंस है या फिर लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है तो उसका डिडक्शन हम नहीं देंगे। अच्छा, उन्होंने क्या ऐसा ऑफेंस कर दिया? तो सीबीडीटी ने इसी बात को ध्यान रखते हुए, कौन सी बात को, कि कोई लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड ना, तो उसने देखा कि भाई जो एक्सपेंस इनकर्ड हुए फ्रीबीज देने के टाइम पे मेडिकल प्रैक्टिशनर के, ठीक है, उस एक्सपेंस का वॉयलेशन, उन्होंने वायलेशन किया। किसका वॉयलेशन? एक एक्ट का वॉयलेशन किया है, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल काउंसिल एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन एक्ट 2002। और इस इंडियन एक्ट का उन्होंने वॉयलेशन किया है, तो देखा जाए तो ये लॉ एक्ट द्वारा प्रोहिबिटेड है, इसलिए उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसी के भी यहाँ पे सीबीटी ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा अगर एक्सपेंडिचर किया जो एक्ट के द्वारा प्रोहिबिटेड है, किसी भी एक्ट के द्वारा, तो यहाँ पे फ्रीबीज देना मेडिकल काउंसिल एक्ट के थ्रू प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है, तो उनको इनएडमिसिबल है, अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 37(1) के थ्रू उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सर्कुलर ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि जो फ्रीबीज की वैल्यू के इक्विवेलेंट जो सम मिला है ना उसको, किसको? मेडिकल प्रैक्टिशनर को। अभी तक तो बात कर रहे थे कि हम जो हेल्थ सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको अलाउ नहीं करेंगे वो एक्सपेंस क्लेम करने को, ठीक है, ये तो मत करो भाई, इसका एक्सपेंस क्लेम करने को मत दो। बट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या, उसको तो मिल गया ना फायदा, वो तो फॉरेन ट्रिप आराम से करके आ गया ना, तो उसको बहुत सारी दवाइयां मिल गई ना, तो उस टाइम पे मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी वो इनकम टैक्सेबल होगी एज हिज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट ऑफ ईच केसेस। भाई उसकी बिजनेस इनकम है, वो बाहर फॉरेन टूर पे घूमने जा रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस इनकम, उसको दवाइयां दी फ्री में, सब कुछ इक्विपमेंट दिया फ्री में, तो उसकी बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस इनकम होगी वहां से। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 37 का एक्सप्लेनेशन 1, वो इस बात के बारे में क्लैरिफाई कर देता है कि जो भी फ्रीबीज मिलती है मेडिकल प्रैक्टिशनर को टैक्सेबल होगी, ठीक है, और जो कंपनियां देती है उनको भी एक्सपेंस से अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हम इसको वीडियो को यहाँ पे ऐसे कहते कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एडिशनल प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में वो एसेंशियल है कि बिजनेस को इंश्योर करने के लिए कि वो उसका जो लेजिटिमेट डिडक्शन है ना वही मिले। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया गया कि लेजिटिमेट डिडक्शन ही मिलेंगे। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिजनेस के अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बचने के लिए उनका जो टैक्स बेनिफिट है तो वहां पे लेजिटिमेट है तो अलाउ किया गया। लेकिन जब भी कोई बिजनेस एक्सपेंस करे तो उसको कोशिश रहने की जरूरत है और उसको अपना अवॉइड करना चाहिए वो एक्सपेंस जो किसी लॉ का वॉयलेशन कर रहे हो, क्योंकि वो
यहाँ पे डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं किया जाए। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।